हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस 2024 और 25 के लिए निर्माण आईएएस की बुक मध्य प्रदेश की रियासतें, जो कि पेपर 1 के पार्ट 1 के यूनिट 5 से संबंधित है। इसके तहत आज हम पढ़ेंगे पन्ना राज्य, ये बुंदेलखंड के अंतर्गत है। इसके पहले मैं गोंडवाना रियासत और बुंदेलखंड रियासत के 2 पार्ट कवर करा चुकी हूँ। ये हमारा 3rd पार्ट होगा बुंदेलखंड रियासत का। इसके तहत हम पढ़ेंगे पन्ना राज्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओरछा के संस्थापक रुद्र प्रताप के तीसरे पुत्र उदयाजीत के पौत्र चंपत राय बुंदेला ने पन्ना राजवंश की नींव डाली। ओरछा राज्य की मऊ महोनी जागीर चंपत राय को प्राप्त हुई, जो टीकमगढ़ के जतारा के अंतर्गत आती थी। इसी राजवंश में बुंदेला केसरी महाबली छत्रसाल बुंदेला का जन्म हुआ। अब देखेंगे हम चंपत राय बुंदेला, जो कि 1626 ईस्वी से 1661 ईस्वी तक शासक रहेंगे। ओरछा राज्य की मऊ महुआनी जागीर के जागीरदार चंपत राय बुंदेला ने अपनी विजय यात्रा 1626 ईस्वी में प्रारंभ की। मुगल विरोधी गतिविधियों का संचालन करते हुए उन्होंने बुंदेलखंड के समस्त जागीरदारों एवं सामंतों के एकत्रीकरण का प्रयास किया। वह मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। चंपत राय ने 1636 ईस्वी से 1641 ईस्वी के मध्य ओरछा पर अधिकार किया। पहाड़ से बुंदेला ने चंपत राय को मुगल सेना में शामिल कराया, परंतु विद्रोही स्वभाव के कारण वह पुनः बुंदेलखंड में वापस आ गए। यद्यपि पन्ना राज्य का वास्तविक संस्थापक छत्रसाल को माना जाता है, परंतु राज्य हेतु आवश्यक संसाधनों का एकत्रीकरण चंपत राय के समय में ही प्रारंभ हो गया था। 1661 ईस्वी में चंपत राय की मृत्यु हो गई थी। अब नेक्स्ट है छत्रसाल बुंदेला। चंपत राय के यशस्वी पुत्र तथा पन्ना राज्य के संस्थापक बुंदेल केसरी महाबली छत्रसाल का जन्म 4 मई 1649 ईस्वी को हुआ था। बुंदेलखंड के पूर्वी डंगाई क्षेत्र में नवीन पन्ना राज्य की स्थापना उन्होंने की। बुंदेलखंड में डांग का अर्थ जंगल होता है। 16 वर्ष की आयु में छत्रसाल ने दक्षिण के मुगल अभियान में सेना नायक मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में युद्ध किया। स्वर्गारोहण से पूर्व छत्रसाल के दोनों पुत्र हृदय शाह व जगत राय के बीच राज्य के बंटवारे को लेकर उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हुआ। इसी सब चिंताओं में 4 दिसंबर 1731 ईस्वी को 81 वर्ष की उम्र में छत्रसाल की मृत्यु हो गई। अब पन्ना राज्य की स्थापना है नेक्स्ट। तो छत्रसाल ने गौड़ आदिवासी क्षेत्र में स्थित डंगाई राज पन्ना की स्थापना 1675 ईस्वी में की तथा पन्ना को अपनी राजधानी बनाया। उसने 1677 ईस्वी में मालवा सूबा के रायसेन तथा राठ, महोबा, ग्वालियर, धामोनी, सागर, दमोह आदि पर आक्रमण कर उन्हें विजित किया और एक सशक्त पन्ना राज्य की स्थापना की। 1679 ईस्वी में छत्रसाल ने पूर्वी डंगाई क्षेत्र में एक विस्तृत राज्य की स्थापना कर ली थी, जिसकी सीमाएं उत्तर में कालपी, दक्षिण में सागर, सिरोंज तथा पश्चिम में ओरछा दतिया राज्य तक थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का सानिध्य। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का सानिध्य। दक्षिण में मुगल अभियान से भागकर मराठा छत्रपति शिवाजी से सलाह मशवरा करने हेतु 1667 ईस्वी में भी शिवाजी से मिले। शिवाजी ने छत्रसाल को प्रेरित कर कई सारी राजनीतिक एवं कूटनीतिक शिक्षाएं प्रदान की। कवि गोरेलाल ब्रह्मभट्ट के अनुसार शिवाजी ने छत्रसाल की कमर में तलवार बांधकर कहा था कि जाओ और अपने अंचल से तुर्कों को निकाल बाहर करो। बैजनाथ अर्थात गोपाल कृष्ण सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। जदुनाथ सरकार के अनुसार शिवाजी ने छत्रसाल से कहा था कि यशस्वी सरदार अपने बैरियों पर विजय प्राप्त करो और उन्हें अधीन करो, अपनी जन्मभूमि को पुनः प्राप्त करो और उस पर शान करो। यही वांछनीय है कि अपने राज्य में युद्ध आरंभ कर दो, जहां तुम्हारी ख्याति के कारण अनेक अनुगामी मिल जाएंगे। जब कभी तुम पर ये फिर से रिपीट हो गया है, ये वाला पेज पढ़ना है। जब कभी तुम पर मुगल आक्रमण करने का विचार करेंगे, मैं उनका ध्यान हटा दूंगा और तुम्हारे साथ क्रियाशील सहयोग देकर उनकी योजनाओं को विफल कर दूंगा। अब यहाँ से पढ़ेंगे हम स्वामी प्राणनाथ से भेंट।
प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक तथा देवचंद के शिष्य स्वामी प्राणनाथ का आगमन बुंदेलखंड राज्य में छत्रसाल के समय हुआ। 1683 ईस्वी में सर्वप्रथम स्वामी प्राणनाथ मऊ तथा बाद में पन्ना पहुंचे। स्वामी प्राणनाथ ने 1687 ईस्वी में पन्ना में छत्रसाल का राजतिलक किया तथा छत्रसाल को छत्रधारी महाराज की उपाधि प्रदान की। स्वामी प्राणनाथ पन्ना आने के बाद अपनी मृत्यु 29 जून 1694 ईस्वी तक पन्ना में ही रहे। अब राजनीतिक उपलब्धियों की बात करेंगे तो छत्रसाल ने मुगलकालीन परगने सागर के पास स्थित धामोनी में गुरिल्ला युद्ध पद्धति से आक्रमण किया। बादशाह औरंगजेब ने अप्रैल 1673 ईस्वी में रोहिल्ला खां को धामोनी का फौजदार बनाकर छत्रसाल को नियंत्रित करने का आदेश दिया, परंतु वह छत्रसाल को पराजित न कर सका। छत्रसाल ने मुगल सूबा आगरा के नरवर जिले पर आक्रमण कर वहां से धन वसूल किया। मुगल सत्ता समर्थक ओरछा के क्षेत्रों पर आक्रमण कर उसने राज्य विस्तार किया। मुगल फौजदार तहाब्बर खां को पराजित किया। 1679 ईस्वी में इलाहाबाद के सूबेदार हिम्मत खां तथा ग्वालियर के फौजदार अमानुल्लाह खां को पराजित किया। 1680 ईस्वी में कालपी के आसपास के मुगल क्षेत्रों में धन वसूली की। मालवा सूबे के गागरोन के निकट खैरागढ़ के मुगल फौजदार शेख अनवर को पराजित कर 2 लाख रुपए वसूल किए। चित्रकूट के मुगल प्रतिनिधि हमीर खां कोटरा के फौजदार सैयद लतीफ, भेलसा के अब्दुल समद, धामोनी के बहलोल खां लोधी आदि को पराजित किया। छत्रसाल ने राज्यों पर अधिकार करने हेतु शक्ति के ध्रुवीकरण की नीति का अनुपालन किया। इस नीति के अंतर्गत वह विजित राज्यों की राजकुमारियों से विवाह कर लेता था। अब औरंगजेब के साथ संबंध देखेंगे इनका, तो छत्रसाल ने औरंगजेब तथा मुगल साम्राज्य के विरुद्ध सदैव आंख मिचौली की नीति का अनुपालन किया। 1681 ईस्वी में औरंगजेब जब दक्षिण में गया तो छत्रसाल ने धमोनी और महोबा पर आक्रमण किया। 1682 ईस्वी में धमोनी के नवीन फौजदार शमशेर खां तथा कालिंजर के किलेदार मोहम्मद फजल को पराजित कर गुना और दमोह के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 1683 ईस्वी में राठ एवं एरच के फौजदार शाह कुलीन खां को पराजित कर इन क्षेत्रों पर आधिपत्य जमाया। 706 ईस्वी में औरंगजेब ने जब स्वयं बुंदेलखंड आने का निर्णय लिया तब छत्रसाल ने मुगल मनसब स्वीकार कर लिया और औरंगजेब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, जिससे प्रसन्न होकर औरंगजेब ने छत्रसाल को 4000 का मनसब और राजा की उपाधि प्रदान की। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के साथ संबंध देखेंगे अब, तो 707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह अगला मुगल बादशाह बना। तब तक पन्ना का महत्व ओरछा की अपेक्षा काफी अधिक बढ़ चुका था। मुगल बादशाह बहादुर शाह ने छत्रसाल को राजा की उपाधि व 5000 का मनसब प्रदान किया। 1710 ईस्वी में बहादुर शाह की सेना में छत्रसाल ने शामिल होकर सिखों के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औरंगजेब के विपरीत उसने औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के प्रति उदारता की नीति अपनाई। छत्रसाल ने 1713 ईस्वी में मालवा के सूबेदार सवाई राजा जयसिंह से संबंध स्थापित कर मराठाओं को दबाने हेतु अभियान चलाया। फारूक शेर ने छत्रसाल को 6000 का मनसब प्रदान किया। मोहम्मद शाह रंगीला ने बादशाह बनते ही मोहम्मद खां बंगस को इलाहाबाद का सूबेदार बनाकर एरच कालपी, भांडे, शिवपुरी, जाखलौन आदि मुगल परगने सौंप दिए, जो कि छत्रसाल के अधिकार क्षेत्र में थे। अतः पुनः मुगल छत्रसाल संघर्ष अवश्यभावी हो गया। 1720 ईस्वी में बंगस के सिपह सालार दिलेर खां ने कालपी जलालपुर पर आक्रमण किया तथा छत्रसाल से हुई मुठभेड़ में वह पराजित हुआ। इस युद्ध में दतिया के रामचंद्र, ओरछा के उदय सिंह तथा चंदेरी के दुर्जन सिंह मुंदेला ने सवाई राजा जयसिंह के अनुरोध पर छत्रसाल का साथ दिया। मई 1721 ईस्वी में युद्ध में दिलेर खां की मृत्यु के पश्चात 1724 ईस्वी में मोहम्मद खां बंगस ने पुनः छत्रसाल पर आक्रमण किया, जो 1729 ईस्वी तक कई युद्धों में अनवरत रूप से विभाजित रहा। अंततः 1729 ईस्वी में जैतपुर दुर्ग के पतन के साथ छत्रसाल ने पराजय स्वीकार की। छत्रसाल ने बंगस से होली का अवकाश प्राप्त कर मुगलों के शिविरों से भागने में सफलता प्राप्त की तथा मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम से भेंट कर बंगस को पराजित करने हेतु संधि की और अंततः बुंदेलखंड पर छत्रसाल ने अपनी सत्ता
को कायम रखा। बंगस ने छत्रसाल को नियंत्रित करने हेतु अभियान किया, परंतु छत्रसाल को कोई क्षेत्रीय सहायता प्राप्त न होने पर उसने मराठा पेशवा बाजीराव से संधि कर ली तथा छत्रसाल ने मौधा के युद्ध में बंगस को परास्त किया। अब नेक्स्ट है हृदय शाह। इनका कार्यकाल 1732 से 1739 ईस्वी रहेगा। 1732 ईस्वी में मृत्यु से पूर्व छत्रसाल ने अपने पुत्र हृदय शाह को पन्ना राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। उसने पन्ना के पूर्व में स्थित रीवा राज्य पर आक्रमण कर वहां के शासक राजा अब्दुल सैन को पराजित कर रीवा राज्य पर अधिकार किया। रीवा में एक भव्य फाटक का निर्माण कराया जो बुंदेली दरवाजे के नाम से जाना गया। 1736 ईस्वी में उसने वीरसैंहपुर पर आधिपत्य जमाया। गढ़ाकोटा के अंतर्गत एक गांव हृदयनगर बसाया। मऊ के समीप स्थित ध्रुबेला महल के बाईं तरफ पहाड़ी पर एक रंडी महल बनवाया। सन 1739 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अब नेक्स्ट है सुभाग सिंह, जो कि 1739 से 1752 तक शासक रहेगा। हृदय शाह के पश्चात उसके 8 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र सुभाग सिंह उत्तराधिकारी बने। गद्दी संभालते ही सर्वप्रथम उन्हें अपने भाई पृथ्वी सिंह के विद्रोह का सामना करना पड़ा। पृथ्वी सिंह को मराठों का संरक्षक प्राप्त था तथा सुभाग सिंह ने भयभीत होकर गढ़ाकोटा, मालथौन, मड़ावाड़ा एवं शाहगढ़ के क्षेत्र प्रदान किए। यहीं से शाहगढ़ राजवंश अस्तित्व में आया। इसके शासनकाल में ही सर्वप्रथम पन्ना में हीरे की खदानों की खोज की गई। सुभाग सिंह की मृत्यु छतरपुर के समीप सोनिया गांव में हुई, जहां उनकी छतरी स्थापित की गई है। अब नेक्स्ट है अमान सिंह। इनका कार्यकाल 1752 ईस्वी से 1758 ईस्वी तक रहेगा। सुभाग सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र अमान सिंह ने पन्ना की राजगद्दी संभाली। अमान सिंह के समय में उसके 2 भाई हिंदूपत और खेत सिंह ने सत्ता के लिए लगातार विद्रोह किए। इन विद्रोहों के दमन हेतु अमान सिंह ने सेना लेकर चित्रकूट के समीप दुर्गा तालाब पर दोनों भाइयों पर आक्रमण किया, परंतु पराजय के पश्चात अमान सिंह को युद्ध मैदान में ही मार दिया गया। अमान सिंह ने अपने कार्यकाल में चित्रकूट में मंदिरों की स्थापना हेतु 1 लाख रुपए राजस्व वाला भूभाग दान किया। अब नेक्स्ट है हिंदूपत, जो कि 1758 से 1776 ईस्वी तक शासक रहेंगे। अमान सिंह के पश्चात हिंदूपत ने पन्ना की गद्दी संभाली तथा राज्य को सुदृढ़ करने हेतु अपने भाई खेत सिंह से दूरी बनाने का प्रयास किया। 1763 से 1764 ईस्वी में बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया तथा हिंदूपत से धन की वसूली की। हिंदूपत ने अपने शासनकाल में कई निर्माण कार्य कराए, जिनमें पन्ना में जुगल किशोर मंदिर, लौंडी में बम्बूर देवी का मंदिर, छतरपुर का राजप्रसाद तथा राजगढ़ का किला प्रमुख है। नवंबर 1776 ईस्वी में हिंदूपत की मृत्यु हो गई। अब नेक्स्ट है अनिरुद्ध सिंह, जो कि 1776 ईस्वी से 1780 ईस्वी तक शासक रहेंगे। हिंदूपत का उत्तराधिकारी अनिरुद्ध सिंह अल्पवयस्क अवस्था में पन्ना की गद्दी पर बैठा तथा देखभाल हेतु कामदार बैनी हजूरी तथा कालिंजर के किलेदार खेमराज चौबे को नियुक्त किया गया। हिंदूपत के ज्येष्ठ पुत्र सरनेज सिंह को छतरपुर के समीप राजनगर की जागीर प्रदान की गई। अनिरुद्ध सिंह के काल में ही प्रसिद्ध अंग्रेज सेनापति कर्नल गोनार्ड का बुंदेलखंड में आगमन हुआ। मार्च 1778 ईस्वी में कर्नल लेस्ली बुंदेलखंड में आया तथा 10 जुलाई को उसने पन्ना के राजा अनिरुद्ध सिंह पर आक्रमण कर दिया तथा छतरपुर के मान नामक स्थान पर सरनेत सिंह की सहायता से पराजित कर दिया। 1780 ईस्वी में अनिरुद्ध सिंह की मृत्यु हो गई। अब नोट है, 1780 ईस्वी से 1785 ईस्वी के मध्य का काल अराजकता का दौर कहा जाता है। इस समय बैनी हजूरी एवं खेमराज की परस्पर प्रतिद्वंद्विता तथा सरनेत सिंह, धोकल सिंह एवं राजवंश के अन्य सदस्यों में गद्दी को लेकर संघर्ष छिड़ गया, अतः यह समस्त काल अराजकता का काल कहलाता है। अब नेक्स्ट है धोकल सिंह, जो कि 1785 ईस्वी से 1798 ईस्वी तक शासक रहेंगे। नौने अर्जुन सिंह एवं सरनेत सिंह के संयोग से धोकल सिंह 1785 ईस्वी में पन्ना राज सिंहासन पर विराजमान हुआ। टरौली के समीप छाछरिया नामक स्थान पर बैनी हजूरी के बेटे राजधर हजूरी एवं नौने अर्जुन सिंह के मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें नौने अर्जुन सिंह पराजित हुए। हिम्मत बहादुर एवं अली बहादुर नामक गौसाई बंधुओं ने
राज्य पर आक्रमण किए तथा नौने अर्जुन सिंह को अजयगढ़ के किले में मार दिया गया। गोसाई बंधुओं ने चरखारी में राजा वीर सिंह को परास्त कर राज्य पर आधिपत्य जमा लिया, जिसमें उसकी सहायता डैन सेनापति मीजल बेग ने की थी। इसी समय अली बहादुर ने बांदा पर अपना कब्जा जमाकर धौकल सिंह से सनद प्राप्त की। 1798 ईस्वी में धौकल सिंह की मृत्यु हो गई। अब नेक्स्ट है किशोर सिंह, जो कि 1798 से 1834 ईस्वी तक शासक रहेंगे। धौकल सिंह की मृत्यु के पश्चात किशोर सिंह गद्दी का अगला उत्तराधिकारी बना। इसके समय में अंग्रेजों के साथ 4 फरवरी 1807 ईस्वी को एक संधि हुई, जिसमें अंग्रेज राज्य का संरक्षण तथा डाकू एवं लुटेरों को पन्ना राज्य द्वारा संरक्षण न देने की शर्त रखी गई। 14 मई 1807 ईस्वी को पन्ना राज को सनद प्रदान की गई, जिसमें पवई शामिल नहीं था। अतः सनद को संशोधित कर पुनः 3 मई 1811 ईस्वी को जारी किया गया तथा पन्ना राज्य सनद राज्य कहलाने लगा। जीवन के अंतिम समय में किशोर सिंह मानसिक अवसाद से ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। किशोर सिंह के पश्चात हरिवंश राय को अंग्रेजों ने मालवा उत्तराधिकारी बनाया, परंतु वास्तविक सत्ता कंपनी के हाथों में रही। अब नेक्स्ट है दतिया रियासत। वीर सिंह बुंदेला ने अक्टूबर 1626 ईस्वी में अपने छठे पुत्र भगवान दास बुंदेला को बड़ौनी दतिया की जागीरें प्रदान की थी। दतिया के शासकों को राव उपनाम से संबोधित किया जाता था। इस वंश में भगवान राव बुंदेला, शुभकरण बुंदेला, दलपत राव बुंदेला, रामचंद्र बुंदेला मुख्य शासक थे। अब भगवान राव बुंदेला, जो कि 1626 ईस्वी से 1640 ईस्वी तक थे। तो दतिया के प्रथम शासक भगवान दास राव की उपाधि के साथ 1626 ईस्वी में दतिया की गद्दी पर बैठे। भगवान राव ने 1626 ईस्वी में जहांगीर के समय में महाबत खां के विद्रोह का दमन किया। शाहजहां की ओर से उसने 1628 ईस्वी में ओरछा में अपने भाई जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह का दमन किया। 1630 ईस्वी में खाने जहां लोधी के दमन में भी मुगलों की ओर से सहभागिता की। मुगलों की धर्मांधता की नीति से कुपित होकर 1635 ईस्वी में जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह में उन्होंने समर्थन किया। 1640 ईस्वी में दतिया के निकट सिमरिया गांव में इनकी मृत्यु हो गई। अब नेक्स्ट है शुभकरण बुंदेला, जो कि 1640 से 1678 ईस्वी तक शासक रहेंगे। भगवान राव के पुत्र शुभकरण को दतिया की गद्दी 1640 ईस्वी में भगवान राव की मृत्यु के पश्चात प्राप्त हुई। तत्कालीन समय में शुभकरण बुंदेला संपूर्ण बुंदेलखंड में उच्च मनसब एवं प्रभावी शासक थे। समकालीन कवि गोरेलाल ने अपने ग्रंथ छत्र प्रकाश में उन्हें मुगल सेनापति बताया है। भगवान राम की मृत्यु के पश्चात पहले पृथ्वीराज बुंदेला ने दतिया की गद्दी पर आधिपत्य जमा लिया था, परंतु शाहजहां के हस्तक्षेप के पश्चात शुभकरण को गद्दी प्राप्त हुई तथा पृथ्वीराज को बड़ौनी की जागीर दी गई। 1658 ईस्वी में अंग्रेजों ने बुंदेलखंड में चंपत राय के दमन हेतु शुभकरण के नेतृत्व में मुगल सेना भेजी थी। दक्षिण भारत की मुगल राजधानी औरंगाबाद में शुभकरण हवेली का निर्माण कराया। भीमसेन सक्सेना ने अपने ग्रंथ तारीख दिलखुशा में शुभकरण को वीर एवं पराक्रमी बताया। 1678 ईस्वी में शुभकरण बुंदेला की मृत्यु हो गई। अब नेक्स्ट है दलपत राव बुंदेला। इनका कार्यकाल 1678 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक रहेगा। शुभकरण बुंदेला के पश्चात दतिया राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक दलपत राव 1678 ईस्वी में दतिया का शासक बना। इसका मूल नाम प्रताप सिंह था तथा दलपत राव इसकी उपाधि थी। दलपत राव ने दतिया में एक विशाल दुर्ग का निर्माण कराया, जिसका नाम प्रतापगढ़ दुर्ग रखा। दतिया का नाम बदलकर दलीप नगर कर दिया। 1665 ईस्वी से 1705 ईस्वी के मध्य उसने मुगलों के अधीन रहकर मराठों के विरुद्ध हराबल दस्ते का नेतृत्व किया। छत्रपति राजाराम के विरुद्ध जुल्फिकार खां के नेतृत्व में दलपत राव ने जिंजीगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया तथा 8 वर्ष पश्चात 1658 ईस्वी में उस दुर्ग को जीता गया। इस विजय के फलस्वरूप दलपत राव को जिंजीगढ़ विजेता का खिताब एवं दुर्ग के फाटक इनाम स्वरूप दिए गए, जो आज भी दतिया के फूलबाग द्वार में अवस्थित है। दलपत राव को 5000 जात एवं 5000 सवार का मनसब प्रदान किया गया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी संघर्ष में दलपत राव द्वारा आजम खां का पक्ष लिया गया।
धौलपुर के समीप जांजऊ के क्षेत्र में 20 जून 1707 ईस्वी को वे वीरगति को प्राप्त हुए। अब नेक्स्ट है रामचंद्र बुंदेला, जो कि 1707 से 1733 ईस्वी तक शासक रहेंगे। दलपत राव की मृत्यु के पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र बुंदेला को ओरछा के शासक उदोत सिंह के समर्थन स्वरूप दतिया की राजगद्दी प्राप्त हुई। दतिया के रामचंद्र बुंदेला पर सवाई राजा जयसिंह का गहरा प्रभाव था। उनके अनुरोध पर रामचंद्र बुंदेला ने पन्ना के शासक छत्रसाल बुंदेला का समर्थन किया। इलाहाबाद के सूबेदार मोहम्मद खां बंगस एवं मुगल वजीर कमरुद्दीन के आदेश की अवहेलना के कारण दतिया क्षेत्र पर एक बार मुगल आक्रमण भी किया गया। रामचंद्र के भाई पृथ्वी सिंह बुंदेला को सेवड़ा की जागीरदार प्रदान की, जिसमें हिंदी साहित्य के क्षेत्र में रसनिधि के नाम से जाना जाता है। रामचंद्र के भाई पृथ्वी सिंह बुंदेला को सेवड़ा में जागीरदार प्रदान की, जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास में रसनिधि के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब ने रामचंद्र बुंदेला को सतारा दुर्ग का किलेदार बनाया। रामचंद्र बुंदेला की मृत्यु 1733 ईस्वी में मुगल पक्ष की ओर से गाजीपुर असोथर के जमींदार भगवंत सिंह खींची से युद्ध करते समय हो गई। यह दतिया रियासत के अंतिम प्रभावी शासक थे। अब नेक्स्ट है पृथ्वी सिंह बुंदेला। रामचंद्र बुंदेला के साथ पृथ्वी सिंह बुंदेला को सेवड़ा की जागीरदारी दी गई थी। दतिया राज्य में कोई प्रभावी शासक न होने के कारण पृथ्वी सिंह के समय दतिया की वास्तविक सत्ता सेवड़ा स्थानांतरित की गई। सेवड़ा में सिंध नदी के किनारे पृथ्वी सिंह बुंदेला ने कन्नरगढ़ का किला बनवाया तथा सेवड़ा का नाम बदलकर पृथ्वीनगर किया। 1712 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांदार शाह ने सेवड़ा को पृथक राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की। 1722 ईस्वी में पृथ्वी सिंह बुंदेला जयपुर के समाई जयसिंह के साथ जाटों के दमन हेतु भी गए। 1758 ईस्वी तक उसने सेवड़ा पर शासन किया तथा पृथ्वी सिंह की मृत्यु के पश्चात सेवड़ा पर पुनः दतिया के बुंदेला शासकों का आधिपत्य हो गया। राजा इंद्रजीत सिंह बुंदेला जो कि 1736 ईस्वी से 1762 ईस्वी तक शासक रहेंगे। रामचंद्र बुंदेला के पश्चात उनके पौत्र राजा इंद्रजीत सिंह बुंदेला दतिया के सिंहासन पर बैठे। रामचंद्र की विधवा रानी सीताजू इनकी संरक्षिका बनी। राजा रघुनाथ सिंह ने इनके समय में विद्रोह किया। इंद्रजीत सिंह ने नौने शाह गुर्जर को 5 गांव तथा पुत्र मर्दन सिंह को समरथ की किलेदारी प्रदान की। आजम उल्ले खां ने 1742 ईस्वी में दतिया राज पर आक्रमण किया तथा 7 लाख रुपए वसूल किए। 1742 ईस्वी में सागर के मराठा सूबेदार गोविंद बल्लाल खैर के आदेश पर नारायण शंकर ने दतिया पर आक्रमण किया तथा दबोह एवं भांडेर के क्षेत्र को जीत लिया। 1746 ईस्वी में मराठा सेना ने पुनः पीलाजी जाधव के नेतृत्व में दतिया पर आक्रमण किया, परंतु इस बार दतिया की सेना विजित हुई तथा खांडेराव मारा गया, परंतु अंबाबाई एवं कन्हरा क्षेत्र दतिया के हाथ से निकल गया। 1760 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम बुंदेलखंड यात्रा पर आए। उस समय मुगल बादशाह ने बांदा में इंद्रजीत को राजा की उपाधि एवं तख्त ए रेवन तथा अरबी बाजा मुगलिया बैंड प्रदान किया। इंद्रजीत ने पृथ्वी सिंह के पुत्र विजय बहादुर को पराजित कर सेवड़ा को विजित किया, जिसमें दतिया सेना का नेतृत्व देवी सिंह गुर्जर ने किया। 1757 ईस्वी में इंद्रजीत सिंह ने जाट राजा बदन सिंह से इंद्रगढ़ में युद्ध किया, जिसमें इंद्रजीत को विजय प्राप्त हुई। अब नेक्स्ट है राजा शत्रुजीत बुंदेला जो कि 1762 ईस्वी से 1801 ईस्वी तक शासन करेंगे। 1762 ईस्वी में इंद्रजीत की मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र शत्रुजीत बुंदेला गद्दी पर बैठे। इन्होंने ओरछा की गद्दी संघर्ष में भाग लिया। विक्रमाजीत की सहायता कर उसे ओरछा की गद्दी पर बिठाया। 1791 ईस्वी में उन्होंने पुनः ओरछा के राजा विक्रमाजीत की मदद की तथा टहरौली के विद्रोही जागीरदार पजन सिंह को पराजित कर विक्रमाजीत को पुनः गद्दी पर बिठाया। 1767 में जाट जवाहर सिंह ने कालपी पर अधिकार कर दतिया एवं सेवड़ा पर कर लगाया। मराठों के साथ 1800 ईस्वी में हुए बिल्हार के युद्ध में शत्रुजीत बुंदेला अंबाजी इंगले से पराजित हुए। शत्रुजीत की मृत्यु मराठाओं के संघर्ष के बीच 1801 में हो गई। राजा परीक्षित बुंदेला का
राजा परीक्षित बुंदेला, जो कि 1801 से 1839 ईस्वी तक शासक रहेंगे। शत्रुजीत बुंदेला की नौनेर वाली रानी आनंद कौरी के पुत्र परीक्षित 1801 में दतिया की गद्दी के अगले शासक बने। गद्दी संभालते ही सर्वप्रथम उन्हें ग्वालियर के शासक दौलत राव सिंधिया को 15,000 रुपये कर अदायगी की शर्त माननी पड़ी। 1802 ईस्वी में मराठों के साथ हुई बेसिन की संधि तथा दौलत राव सिंधिया के साथ हुई सुरजी अर्जुन गांव की संधि के फलस्वरूप बुंदेलखंड क्षेत्र की देखरेख के लिए कैप्टन जॉन बैली को नियुक्त किया गया। दतिया राज्य ने अंग्रेजों के साथ कुंजन घाट में 15 मार्च 1804 ईस्वी को संधि कर ली तथा दतिया बुंदेलखंड के 3 संधि राज्यों में शामिल हो गया तथा भांडेर का इलाका गोहद के राजा को दे दिया गया। राजा परीक्षित बुंदेला ने 1804 ईस्वी के पश्चात अंग्रेजों की कठपुतली के रूप में कार्य किया तथा 1839 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। अब बुंदेलखंड की अन्य रियासतें देखेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे छतरपुर राज्य। पन्ना वंश के विद्रोही सरनेत सिंह के कामदार सोनेजू पवार ने बुंदेलखंड के बिजावर, पन्ना एवं चरखारी के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर छतरपुर को 1795 ईस्वी में राजधानी बनाया था। सोनेजू पवार ने भी बुंदेलखंड के अन्य शासकों के प्रति बुंदेलखंड के अंग्रेज प्रतिनिधि जॉन बैली से 4 अप्रैल 1806 ईस्वी को संधि की। सोनेजू पवार के ज्येष्ठ पुत्र ने 4 मई 1816 ईस्वी को छतरपुर राज्य की गद्दी संभाली तथा 15 मई 1816 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर छतरपुर राज्य की सनद प्राप्त की। अब नेक्स्ट है जैतपुर राज्य। छत्रसाल ने जैतपुर राज्य अपने दूसरे पुत्र जगत राय को सौंपा था तथा उसके पश्चात राज्य को अपने पुत्रों में विभाजित कर दिया जिसमें जैतपुर की गद्दी कीरत सिंह को मिली, परंतु 3 अन्य पुत्र खेत सिंह, देवी सिंह एवं कल्याण सिंह को राज्य में हिस्सा नहीं दिया। अतः इन तीनों ने कीरत सिंह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, परंतु केहर की मध्यस्थता से गुमान सिंह को बांदा, अजयगढ़ का क्षेत्र तथा खुमान सिंह को चरखारी का क्षेत्र प्रदान किया गया। 1765 ईस्वी में पहाड़ सिंह की मृत्यु के पश्चात गजराज सिंह जैतपुर की गद्दी पर बैठे। गजराज सिंह के पश्चात उनके पुत्र केसरी सिंह जैतपुर के राजा बने, जिन्हें हिम्मत बहादुर एवं अली बहादुर के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अंततः जैतपुर नरेश केसरी सिंह ने मराठाओं एवं हिम्मत बहादुर तथा अली बहादुर के आतंक से अपने राज्य की मुक्ति हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 13 सितंबर 1812 ईस्वी को संधि की। 1813 ईस्वी में ही केसरी सिंह के स्वर्गवास के पश्चात परीक्षित उनके उत्तराधिकारी बने, जिन्होंने 1843 ईस्वी तक शासन किया। राजा परीक्षित को बुंदेलखंड में मुख्य स्वतंत्रता सेनानी एवं 1842 ईस्वी में हुए बुंदेला विद्रोह के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। राजा परीक्षित ने ही बुढ़वा मंगल योजना एवं बुंदेला विद्रोह की नींव रखी। उनके विषय में द्विज किशोर ने लिखा है कि पंथी प्रबल पहाड़े के सब राजन सिरताज, जाहिर जम्बूदीप के परीक्षित महाराज। बुंदेलखंड विद्रोह के पश्चात राजा परीक्षित ने अंग्रेजों के समक्ष 14 अक्टूबर 1844 ईस्वी को समर्पण कर दिया। 1849 ईस्वी में चरखारी नरेश रतन सिंह की अनुशंसा पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने खेत सिंह को जैतपुर का शासक बनाया, परंतु खेत सिंह को निसंतान होने के कारण जैतपुर का विलय कंपनी में कर दिया गया। परीक्षित की विधवा रानी रजो ने 1857 ईस्वी में झिंझन के जागीरदार दीवान देशवत बुंदेला के साथ मिलकर 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब नेक्स्ट है शाहगढ़ रियासत। शाहगढ़ रियासत का उद्भव छत्रसाल के समय हुए राज्य विभाजन से हुआ, जिसमें छत्रसाल ने शाहगढ़ रियासत अपने पुत्र हृदय शाह को दी थी। हृदय शाह की मृत्यु के पश्चात सागर के मराठा सूबेदार गोविंद बल्लाल खैर के दबाव में शाहगढ़ का उत्तराधिकारी उनके भाई पृथ्वीराज को बनाया गया और इस प्रकार मराठों को शाहगढ़ का गड़ाकोटा क्षेत्र प्राप्त हुआ। पृथ्वीराज के पश्चात उनके पुत्र हरि सिंह 1772 से 1785 ईस्वी तक शाहगढ़ के राजा रहे, जिन्होंने गड़ाकोटा को अपनी राजधानी बनाया। हरि सिंह ने निसंतान होने के कारण
हरि सिंह के निसंतान होने के कारण उन्होंने अपने भतीजे मर्दन सिंह को गोद लिया और इस प्रकार 1785 से 1810 ईस्वी तक मर्दन सिंह शाहगढ़ के राजा रहे। उन्होंने 1808 ईस्वी में मालथौन दुर्ग का निर्माण कराया तथा उनके समय में ही 1809 ईस्वी में रघुजी भोंसले ने गढ़ाकोटा पर आक्रमण किया और इस युद्ध में मर्दन सिंह की मृत्यु हो गई। मर्दन सिंह के पुत्र अर्जुन सिंह ग्वालियर के सिंधिया की सहायता से सायगढ़ की गद्दी पर बैठा तथा इस सहायता के फलस्वरूप उसे गढ़ाकोटा क्षेत्र सिंधिया को देना पड़ा तथा अपनी राजधानी शाहगढ़ को बनाया। 11 मार्च 1818 ईस्वी को ब्रिटिश कंपनी सरकार ने सागर नर्मदा टेरिटरीज का गठन किया, सागर राज्य का विलय कर लिया। अर्जुन सिंह के निसंतान होने के कारण उन्होंने अपने भाई तख्त सिंह के पुत्र बखतवली को गोद लिया व बखतवली अगले शासक बने। बखतवली के समय में ही 1836 ईस्वी में बुढ़वा मंगल का आयोजन किया गया तथा 1842 ईस्वी में बुंदेला विद्रोह का प्रारंभ भी इनके समय में हुआ। गढ़ाकोटा क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमाने हेतु बखतवली ने बुंदेला विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करते हुए 22 दिसंबर 1842 ईस्वी को हीरापुर के हृदय शाह को सांप परिवार पकड़कर कर्नल सलीमैन को सौंप दिया, परंतु अंग्रेजों द्वारा गढ़ाकोटा बखतवली को न सौंपे जाने से वह क्रोधित होकर विद्रोही बन गया। सन 1857 की क्रांति में बानपुर के राजा मर्दन सिंह के साथ मिलकर रानी लक्ष्मीबाई से संधि की तथा एक शक्तिशाली त्रिगुट की स्थापना की। 1857 ईस्वी के दौरान बख्तवली के सेनापति बोधन दहुआ ने गढ़ाकोटा पर आक्रमण किया, परंतु 11 फरवरी 1858 ईस्वी को जनरल ह्यूरोज ने इस पर पुनः आधिपत्य कायम किया। कड़े संघर्ष के पश्चात 6 जुलाई 1858 को बखतवली ने अंग्रेजों के समक्ष समर्पण कर दिया तथा शाहगढ़ कंपनी राज्य में विलय कर लिया गया। नोट है, इस रियासत के अतिरिक्त बुंदेलखंड में अन्य रियासतें भी थी, जिनमें अजयगढ़ रियासत, चरखारी रियासत, बिजावर रियासत, शाहगढ़ रियासत, गरौली रियासत, खनिया धाना रियासत प्रमुख थी। इन रियासतों का स्वतंत्र एवं स्थायी प्रभाव लंबे समय तक न रह सका और इनके शासक या तो मार दिए गए या अधिग्रहण कर लिया गया और अंत में इन सभी रियासतों का विलय अंग्रेजी राज्य में कर दिया गया। अब हम पढ़ेंगे 1842 ईस्वी का बुंदेला विद्रोह। 1842 ईस्वी का बुंदेला विद्रोह एक महत्वपूर्ण पूर्व प्रायोजित परंतु आकस्मिक घटना थी, जिसका प्रादुर्भाव काशी में हुए बुढ़वा मंगल आयोजन से हुआ था। अतः बुंदेला विद्रोह की उत्पत्ति समझने हेतु बुढ़वा मंगल आयोजन का इतिहास जानना होगा। बुढ़वा मंगल एक सांस्कृतिक आयोजन था जो काशी में गंगा नदी में नाव को आपस में बांधकर मनाया जाता था, जिसमें विभिन्न राजा महाराजा, संगीतज्ञ एवं नृत्यांगनाएं शामिल होती थीं। 1835 ईस्वी में काशी नरेश ईश्वरी नारायण सिंह की ओर से बुढ़वा मंगल आयोजन में शामिल होने हेतु बुंदेलखंड के समस्त राजाओं को आमंत्रण दिया गया, जिसमें जैतपुर के राजा परीक्षित, चरखारी के राजा रतन सिंह आदि महत्वपूर्ण रियासतों के नरेश शामिल थे। बुंदेलखंड के अधिकांश शासक अंग्रेजों से संधि कर चुके थे, परंतु वे अंग्रेजों की नीतियों से असंतुष्ट थे। अतः राजा परीक्षित द्वारा बुंदेलखंड में काशी के बुढ़वा मंगल जैसा आयोजन करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हेतु समस्त राजाओं को प्रेरित करने का विचार दिया गया। इस विचार को कार्यरूप देने हेतु अगले साल अर्थात 1836 ईस्वी में चरखारी नरेश रतन सिंह के संरक्षण में सूपा नामक स्थान पर बुढ़वा मंगल के आयोजन की योजना निर्मित की गई। इस आयोजन में बुंदेलखंड की लगभग 42 छोटी बड़ी रियासतों के शासक, सामंतों एवं जागीरदारों को बुलाया गया, जिसमें चरखारी, चिरगांव, जैतपुर, जालौन, झांसी, खड्डीपुरवा, सजीला, जिगनी, ढुरवई, बिजना, सरोहा, विजयराघवगढ़, शाहगढ़, बानपुर, टोनी, फतेहपुर, ओरछा, छतरपुर, पन्ना, बिजावर, अलीपुर, झंझन, राहतगढ़, बांदा, अजयगढ़, कोठी, मैहर, नागौद, सोहावल, टहरौली, बांका पहाड़ी, बिरहाबेरी एवं लोगासी के जमींदार प्रमुख रूप से शामिल हुए, जिसमें अंग्रेज विरोधी मोर्चे का नेतृत्व जैतपुर राजा परीक्षित को सौंप दिया गया। यह माँ भवानी की कसम खाकर अंग्रेजों को अपने राज्य से बाहर निकालने का प्रण लिया गया। अब पढ़ेंगे हम बुंदेला विद्रोह, जो कि 1842 ईस्वी में हुआ था। 1842 ईस्वी में बुंदेला की रियासतों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त प्रतिरोध किया गया, जिसमें जैतपुर नरेश परीक्षित प्रमुख सूत्रधार बने। बुंदेला विद्रोह का
प्रमुख कारण अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था एवं उसे वसूल करने की प्रणाली थी, जिससे समस्त राजा अत्यंत कुपित एवं असंतुष्ट थे। बुंदेला विद्रोह के सूत्रधार की भूमिका निभाते हुए सर्वप्रथम परीक्षित ने नाराहट के जागीरदार मधुकर शाह एवं गणेश चू तथा नरसिंहपुर के पास हमीरपुर के लोधी शासक हृदय शाह को सिमरिया के किलेदार बखत कन्नौजिया के हाथों संदेश भिजवाकर सागर क्षेत्र में विद्रोह प्रारंभ किया। राजा परीक्षित ने जबलपुर क्षेत्र में पहलवान सिंह के द्वारा संदेश भिजवाकर वहां के शासकों को अंग्रेजों से संघर्ष हेतु प्रेरित किया। बुंदेला विद्रोह का आरंभ 8 अप्रैल 1842 ईस्वी को नरहट में मधुकर शाह द्वारा किया गया। उन्होंने परीक्षित के निर्देश अनुसार सागर एवं नरसिंहपुर के अंग्रेज इलाकों पर कब्जा कर लिया। उत्तर पूर्व में राजा परीक्षित एवं दक्षिण पूर्व में राजा हृदय शाह ने भी इस नीति का अनुपालन किया। मेजर स्लीमैन ने राजा परीक्षित के समक्ष संधि प्रस्ताव भेजा, परंतु उन्होंने उसे अस्वीकार किया। फलस्वरूप अंग्रेजों और राजा परीक्षित के बीच बिलगांव का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की पराजय हुई। अंग्रेज व राजा परीक्षित के मध्य 8 जून 1842 ईस्वी को पुनः पनवाड़ी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की पुनः हार हुई। इस युद्ध में बांदा के नवाब जुल्फिकार अली ने अंग्रेजों का साथ दिया। 24 नवंबर 1842 ईस्वी को सागर नर्मदा क्षेत्र के कमिश्नर चार्ल्स फ्रेजर ने समस्त विद्रोहियों पर इनाम की घोषणा की, परंतु सफलता न मिलने पर फूट डालो शासन करो की नीति अनुपालन करते हुए सर्वप्रथम जैतपुर के दीवान और गोलंदाज को अपने पक्ष में किया। तत्पश्चात चरखारी रियासत के राजा रतन सिंह को अपनी ओर मिला लिया। स्लीमैन ने जैतपुर पर आक्रमण किया, परंतु कोई भी शासक इनकी सहायता हेतु न आया। और राजा परीक्षित पराजित हुए और 27 नवंबर 1842 ईस्वी को जैतपुर छोड़कर चरखारी नरेश रतन सिंह, जो राजा परीक्षित के भतीजे थे, के पास सहायता हेतु गए, परंतु विश्वासघात से सशंकित होकर वह अपनी रानी रजो रानी को पंडित शिवलाल दुबे के यहाँ छोड़कर स्वयं जंगल में चले गए। कमिश्नर फ्रेजर ने बख्तवली को गड़ाकोटा का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया एवं 22 दिसंबर 1842 ईस्वी को हृदय शाह को संपूर्ण परिवार सहित पकड़ लिया। मधुकर शाह को पकड़ने के लिए राजा मर्दन सिंह को लालच दिया तथा 24 जनवरी 1844 ईस्वी को हैमिल्टन द्वारा राजा मर्दन सिंह को पकड़ लिया गया। कुसुमदेई में कम्मोद सिंह, पहलवान सिंह एवं बिलहरी के जवाहर सिंह ने राजा परीक्षित को अंग्रेजों के समक्ष समर्पण हेतु मना लिया एवं 14 अक्टूबर 1844 ईस्वी को राजा परीक्षित ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के पश्चात अंग्रेजों ने उन्हें 1200 रुपये प्रतिमाह पेंशन देकर राज्य से निर्वासित कर दिया और अंततः बुंदेला विद्रोह की समाप्ति हुई। परंतु 1842 ईस्वी में बुंदेला विद्रोह ने राज्य में दबी हुई क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित किया, जो 1857 की क्रांति के रूप में विस्फोटक रूप से बाहर आई। इसलिए 1857 की क्रांति का सर्वाधिक प्रसार बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। अब बुंदेलखंड रियासत में 1857 की क्रांति देखेंगे। 1818 से 1848 ईस्वी के मध्य बुंदेलखंड में ब्रिटिश सत्ता का प्रसार क्रमशः हुआ, परंतु 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के भारत आते ही साम्राज्यवाद, विस्तारवाद एवं हड़प नीति का अभ्युदय हुआ। उसने बुंदेलखंड में एक प्रमुख रियासत झांसी का विलय निसंतान होने के कारण ब्रिटिश राज्य में कर दिया। फलस्वरूप रानी लक्ष्मीबाई ने कुपित होकर बानपुर के राजा मर्दन सिंह को पत्र लिखकर क्रांति में शामिल होने का आमंत्रण दिया। 21 नवंबर 1853 ईस्वी में झांसी के शासक गंगाधर राव की मृत्यु उपरांत बानपुर रियासत के राजा मर्दन सिंह शाहगढ़, राजा बख्तवली कानपुर के नाना साहिब एवं तात्या टोपे झांसी में एकत्रित हुए तथा अंग्रेज विरोधी रणनीति तैयार की। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से प्रारंभ हुई क्रांति ने 4 जून को झांसी में दस्तक दी तथा 8 जून को झांसी के विद्रोहियों ने 110 अंग्रेजों को झोंकनबाग में मार दिया। 12 जून को क्रांति का प्रसार ललितपुर बानपुर में हुआ, जहां क्रांति का नेतृत्व राजा मर्दन सिंह ने किया था। अंग्रेज सागर जाना चाहते थे, अतः उन्होंने बानपुर के राजा मर्दन सिंह से शरण मांगी तथा मर्दन सिंह शरणागत की रक्षा को अपना धर्म मानते हुए उन्हें टेहरी रियासत तक सुरक्षित पहुंचाया। 1 जुलाई 1857 ईस्वी को सागर में क्रांति आरंभ हुई तथा 370 अंग्रेजों
ने सागर किले में शरण ली, परंतु बानपुर राजा मर्दन सिंह, शायगढ़ के राजा बखतबली का सेनापति बोधन दहुआ एवं गढ़ी अम्बा पानी के नवाब बंधु आदिल मोहम्मद खां तथा फाजिल मोहम्मद खां ने किले को चारों ओर से घेर लिया। बुंदेलखंड के उत्तर में क्रांति का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे एवं बांदा के नवाब अली बहादुर द्वितीय ने किया। वहीं मध्य बुंदेलखंड में मर्दन सिंह एवं बखतबली ने, दक्षिण में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने क्रांति का नेतृत्व किया। अंततः जनरल ह्यूरोज के अधीन महू में सेंट्रल इंडिया फोर्स का गठन किया गया। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई। शायगढ़ राजा बखतबली एवं बानपुर राजा मर्दन सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दे दी गई। बुंदेलखंड में चरखारी एवं पन्ना रियासतों ने अंग्रेजों की मदद की। अंततः 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 30 रियासतें अधीनस्थ संघ में शामिल कर ली गईं। अब ब्रिटिश शासन के अधीन बुंदेलखंड राज्य पड़ेंगे। अब तो बुंदेलखंड रियासत के प्रति ब्रिटिश सरकार ने 2 नीतियों का अनुपालन किया, जिसमें पहली नीति 1818 से 1848 ईस्वी के मध्य रही। इस काल में अंग्रेजों ने सहायक संधि एवं अधीनस्थों के रूप में कार्य किया, परंतु 1857 की क्रांति के पश्चात 1858 ईस्वी में बुंदेलखंड के प्रति ब्रिटिश नीति में परिवर्तन आया। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि हम भारत के देशी राज्यों के प्रति घोषणा करते हैं कि हम उन सभी संधियों तथा इकरारों को स्वीकार करेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा देशी रियासतों के साथ की गई थी। हम देशी रियासतों के अधिकारों, गौरव एवं प्रतिष्ठा को अपने समान समझेंगे। 1862 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने अधीनस्थ संघ की नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत बुंदेलखंड की 30 रियासतें अधीनस्थ संघ में शामिल हो गईं, जिसमें दतिया, ओरछा एवं समथर संधि वाली रियासतें थीं। पन्ना, बिजावर, अजयगढ़, छतरपुर, बावनी, बरौधा, लोगासी, सरीला, जिगनी, बेरी, बीहट, अलीपुर, गौरीहार, गरौली, नौगवा, धुरबई, बिजना, टोंडी, फतेहपुर, बंका पहाड़ी, जसो, पालदेव, तरोन, भैसुंडा, पहरा, कामता, रजौला एवं खनिया धाना सनद वाली रियासतें थीं, जिन्हें अधीनस्थ संघ में शामिल किया गया। 1857 ईस्वी में दिल्ली दरबार में बुंदेलखंड के कुछ शासकों को उपाधियां प्रदान की गईं, जिसमें महारानी विक्टोरिया को अपनी साम्राज्ञी घोषित किया गया था। इन राजाओं को ब्रिटिश शासन द्वारा अनेक उपाधियां दी गईं, जिनमें प्रमुख थे 1877 में दिल्ली दरबार में पन्ना शासक रुद्र प्रताप को स्वर्ण पदक दिया गया। जसो जागीर के गजराज सिंह को दीवान बहादुर की पदवी दी गई। अजयगढ़ के राजौर सिंह को सवाई की उपाधि दी गई। चरखारी शासक जयसिंह देव को सिमहद्दा हलमुख की उपाधि दी गई। बिजावर शासक भानु प्रताप सिंह को सवाई सिंह की पदवी दी गई। सरीला रियासत में खलक सिंह को बहादुर की उपाधि दी गई। जिगनी रियासत के राजा लक्ष्मण सिंह को बहादुर की पदवी दी गई। दतिया नरेश भवानी सिंह को लोकेंद्र सिंह की उपाधि। ओरछा नरेश प्रताप सिंह को KCIE की उपाधि। 1857 की क्रांति के पश्चात लगभग संपूर्ण बुंदेलखंड अंग्रेजों के अधीन रहा, जिसकी मुक्ति 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता के पश्चात ही मिली। अब बुंदेलखंड का प्रशासन देखें तो मध्यकालीन बुंदेलखंड की सर्वोच्च प्रशासनिक सत्ता बुंदेलों के हाथ में रही और लगभग सभी रियासतों में बुंदेलवंशी शासकों ने ही शासन किया। अतः लगभग सभी रियासतों में एक जैसी शासन व्यवस्था ही थी, जिसमें मुख्य अंग राजा, दीवान, ब्राह्मण, दरबार, खास, दुर्ग महल थे। अब राजा देखेंगे तो बुंदेलखंड में मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में राजा ही सर्वोसर्वा होता था। उसकी शक्ति निरंकुश थी। वह गोपनीय विभाग का प्रमुख होता था। अब दीवान है तो दीवान वित्त राजस्व विभाग का प्रमुख एवं प्रशासनिक मुखिया होता था। जब राजा सुदूर क्षेत्र में युद्ध में व्यस्त होते थे, उस समय दीवान राजा के समान निर्णय लेते थे। वह पत्र व्यवहार विभाग का भी प्रमुख होता था। अब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण बुंदेला शासकों के दीक्षा गुरु थे। धार्मिक अनुष्ठान एवं कर्मकांड संबंधी कार्यों के लिए राजपुरोहित नियुक्त किए जाते थे। ब्राह्मण पंडित राजपुरोहित राज्य में सम्मानीय व्यक्ति थे, जिनका प्रशासन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं था। अब दरबार खास है तो राजा के अधीन दरबार खास काम करता था, जो राज्य के सभी कर्मचारियों, जागीरदारों, गांव के चौधरियों आदि पर नियंत्रण रखता था। हुजूर दरबार राजा की व्यक्तिगत
जागीरदारों एवं सामंतों के लिए नियुक्त किया जाता है। अब दुर्ग महल मुगल प्रशासनिक इकाई परगना के समान थी। मुगल कालीन परगना के समान ही प्रत्येक दुर्ग में एक दुर्गदार या किलेदार की नियुक्ति की जाती थी, जो समस्त दुर्ग एवं आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण रखता था। दुर्ग महलों के आधार पर ही राज्य का विभाजन एवं नियंत्रण किया जाता था। अब राजस्व व्यवस्था की बात करेंगे तो मध्यकालीन बुंदेलखंड में राज्य की आय के प्रमुख साधनों में राजस्व, वन संपदा, चुंगी, हाट बाजार, नजर भेंट, युद्ध अभियानों से प्राप्त आय तथा भूमियावट थे। राजस्व से आय के अंतर्गत खरीफ एवं रबी की फसलों से प्राप्त आय तथा जमींदारों द्वारा लगाए जाने वाले लगान को समाहित किया जाता था। वन संपदा बुंदेलखंड की महत्वपूर्ण संपदा थी, अतः डांगों में साज, सागौन, महुआ, नीम आदि पेड़ कटवाकर उनका व्यापार किया जाता था, जिन पर वन संपदा कर, चुंगी कर एवं हाट बाजार कर लगाया जाता था। नजर भेंट एवं भूमिया भाट की प्राप्ति शासकों को छोटे जमींदार एवं ठाकरों से होती थी। अब बुंदेलखंड की स्थापत्य कला की बात करेंगे तो मध्यकालीन बुंदेला शासकों के काल की बनी इमारतों को बुंदेली स्थापत्य कला का नाम दिया जाता है, जिसमें मुख्यतः मंदिरों का निर्माण नागा शैली में किया गया। दुर्ग एवं महलों को मजबूती, सुरक्षा, वैभव प्रदर्शन, हवा, रोशनी एवं पानी की व्यवस्था के साथ साथ मुगल स्थापत्य कला शैली के साथ समन्वित किया गया है। इस शैली में मुख्यतः राजपूती और मुगल शैली का सम्मिश्रण दिखाई देता है। बुंदेली स्थापत्य कला की विशेष इमारतें देखेंगे अब तो महल एवं दुर्ग है। सबसे पहले यह राजा का महल यानी राजा महल ओरछा में स्थित नगर परकोटे की चौड़ी चौड़ी दीवारों से घिरा हुआ महल है। इस महल का निर्माण रुद्र प्रताप ने प्रारंभ कराया, जिसे कालांतर में भारती चंद्र और मधुकर शाह ने पूर्ण कराया। यह 3 मंजिला महल है जो ओरछा की सबसे प्राचीन इमारत है। इस महल की महत्वपूर्ण विशेषताओं में चूने का मजबूत स्थापत्य, खुला आंगन, सघन चित्रकारी, मुगल प्रभाव से प्रेरित चौगान खेलने के चित्र, 12 दरिया और बालकनियां प्रमुख हैं। अब नेक्स्ट है जहांगीर महल। इस महल की नींव मधुकर शाह ने रखी थी, जिसका कुछ भाग राम शाह तथा शेष संपूर्ण भाग वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। इस महल का निर्माण जहांगीर के ओरछा आगमन पर अभिनंदन हेतु कराया गया था। यह 5 मंजिला महल है, जिसमें 236 कमरे हैं। इस महल की महत्वपूर्ण विशेषता पानी के लिए भूमिगत मिट्टी की नालियां, खुले आंगन, छज्जेदार बालकनियां, पत्थर की बारीक जालियां, गणेश तथा हाथी की कारीगरी है। यह महल भी हिंदू मुस्लिम शैली पर आधारित है। अब नेक्स्ट है शीश महल। जहांगीर महल और राजा महल के मध्य में स्थित हरे नीले टाइल्सों से बना महल है। इसे उदोत सिंह द्वारा 1706 ईस्वी में बनवाया गया था। यह पूर्णतः मुगल शैली पर आधारित है, परंतु इनके 8 खंभे हिंदू शैली पर आधारित है। अब नेक्स्ट है राय प्रवीण का महल। जहांगीर महल के उत्तर में 2 मंजिला राय प्रवीण महल स्थित है, जो इंद्रमणि बुंदेला द्वारा अपने प्रेयसी राय प्रवीण के लिए बनवाया गया था। इतिहासकारों ने राय प्रवीण को ओरछा कोकिला की उपाधि दी है। इस महल के अंतर्गत ओरछा की प्रसिद्ध नर्तकी, कवित्री तथा कलाकार राय प्रवीण का आकर्षण चित्र है। इस महल में छोटे छोटे कक्ष हमाम स्थित हैं। कीर्ति दुर्ग चंदेरी में अवस्थित कीर्ति दुर्ग को 11वीं सदी का बना हुआ माना जाता है। यह दुर्ग मोटी और सुरक्षित प्राचीर से घिरा हुआ है। बुंदेल काल में यह देवी सिंह बुंदेला द्वारा नौखंडा महल बनवाया गया था। दुर्ग में पत्थरों से दुर्ग में पत्थरों से तराशी गई खिलजी कालीन मस्जिद, गिलोबा ताल, जौहर स्मारक एवं खूनी दरवाजा अवस्थित है। जामा मस्जिद यह चंदेरी में अवस्थित है तथा 13वीं सदी में बनी थी। यह बुंदेलखंड की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का जीर्णोद्धार बुंदेला द्वारा कराया गया। इस मस्जिद के पास में दिल्ली दरवाजा अवस्थित है, जो 15वीं सदी में मालवा के सुल्तानों द्वारा बनवाया गया था। सैदपुर महल, यह महल चंदेरी पिछौर मार्ग पर अवस्थित है। इसका निर्माण 1635 ईस्वी में देवी सिंह बुंदेला द्वारा कराया गया था। रामनगर महल चंदेरी में अवस्थित कटी घाटी के पीछे स्थित इस महल का निर्माण दुर्जन सिंह बुंदेला द्वारा 1698 ईस्वी में कराया गया था। यहाँ एक बड़ी झील अवस्थित है। इस महल में चिकने तथा खुरदरे पत्थरों का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट है तालबेट दुर्ग।
झांसी ललितपुर मार्ग पर अवस्थित इस दुर्ग का निर्माण चंदेरी के शासक भरत शाह ने कराया था। इस दुर्ग में नरसिंह मंदिर है। इस दुर्ग में नरसिंह मंदिर है जिसकी चित्रकला ओरछा चित्रकला की अनुकृति लगती है। दुर्ग में अवस्थित नरसिंह मंदिर की चित्रकला में शेषनाग, कामधेनु गाय, हनुमान, गणेश, दुर्गा, परशुराम, राम रावण युद्ध तथा वाद्य यंत्रों के चित्रों को उत्कीर्ण किया गया है। अब नेक्स्ट है सतखंडा महल। दतिया में अवस्थित स्वास्तिक आकार का सतखंडा महल है जिसका निर्माण वीर सिंह बुंदेला द्वारा शाहजहां के आगमन पर 1635 ईस्वी में कराया गया था। इस महल की चित्रकला उत्कृष्ट है जिसमें ड्रैगन, हाथी की कृतियां लाल पत्थरों पर उकेरी गई हैं। पर्सी ब्राउन द्वारा इस महल को बुंदेलखंड का श्रेष्ठतम स्थापत्य कहा गया है। प्रतापगढ़ दुर्ग है। यह दुर्ग दतिया किले के नाम से जाना जाता है जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी के अंत में दलपत राव बुंदेला द्वारा कराया गया था। यह समतल क्षेत्र में बना मैदानी दुर्ग है। दुर्ग के अंदर फूलबाग नाम से बड़ा बगीचा था जो 4 बाग पद्धति पर आधारित था। अब नेक्स्ट है शेवड़ा का दुर्ग। कन्हरगढ़ के नाम से चर्चित दतिया की तहसील शेवड़ा में सिंध नदी के किनारे अवस्थित है। दुर्ग के अंदर पृथ्वी से ने राउर नंदनंदन भगवान का मंदिर निर्माण कराया। अब नेक्स्ट है छतरपुर नगर। सन 1707 ईस्वी में छत्रसाल ने छतरपुर नगर की नींव रखी थी। छत्रसाल ने सर्वप्रथम यहाँ एक चबूतरा स्थापित किया था जिस पर बैठकर वह न्याय करता था। वर्तमान में यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नाम से जाना जाता है। ईसानगर रामपुर दुर्ग। यह छतरपुर के पश्चिम में धसान नदी के समीप ईसानगर में अवस्थित है। इसका निर्माण छत्रसाल ने कराया था। रामपुर के दुर्ग का निर्माण छत्रसाल के पुत्र जगतराज ने कराया। इस दुर्ग की महत्वपूर्ण विशेषता इसका बड़ा प्रांगण एवं जल निकासी प्रणाली है। अब नेक्स्ट है मऊ सहानिया दुर्ग। झांसी छतरपुर मार्ग पर अवस्थित इस दुर्ग का निर्माण छत्रसाल द्वारा कराया गया था। इस महल के अंतर्गत धोबेला महल स्थित है। साथ ही इसमें मस्तानी का महल एवं महेबा का भग्न दरवाजा आदि भी निर्मित किए गए हैं। इस दुर्ग से कुछ ही दूरी पर छत्रसाल द्वारा बादल महल का निर्माण कराया गया है। अब मंदिरों की बात करेंगे तो पहला है रामराजा मंदिर। ओरछा में अवस्थित धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र जिसका निर्माण भारती चंद महल के रूप में कराया गया था। इस महल में मधुकर शाही की प्रसिद्ध रानी गणेश कुंवरी ने अयोध्या से लाकर भगवान राम एवं गणेश की मूर्ति स्थापित की थी। तब से यह महल रामराजा मंदिर से जाना जाता है। इसके प्रवेश द्वार मेहरावदार एवं आंगन और दालौने विस्तारित क्षेत्र में बनी हुई है। मंदिर की छत पालकीनुमा है। रामराजा मंदिर परिषद में जुझार सिंह का महल, फूलबाग, सावन भादो महल और हरदौल की समाधि भी है। अब चतुर्भुज मंदिर। ओरछा में अवस्थित वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित यह मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस मंदिर में लाल बलुआ पत्थर का शतदल कमल युक्त प्रवेश द्वार का निर्माण तथा गुंबदों का प्रयोग किया गया है। चतुर्भुज मंदिर के निकट ही युगल किशोर मंदिर भी अवस्थित है। अब नेक्स्ट है लक्ष्मी मंदिर। वीर सिंह देव द्वारा इस मंदिर का निर्माण ओरछा में पहाड़ी पर कराया गया था। इस मंदिर की महत्वपूर्ण व्यवस्था इसकी चित्रकारी है जो त्रिभुजाकार दिखाई देती है। इस मंदिर की आकृति दुर्ग जैसी है जो 2 मंजिला है। नेक्स्ट है जुगल किशोर मंदिर। चंदेरी नगर के बाहरी भाग हाट का पुरा में अवस्थित बुंदेलकालीन मंदिर है। इस मंदिर की महत्वपूर्ण विशेषता मंदिर के चारों ओर बरामदे एवं नक्काशी है। इस मंदिर के अंदर बुंदेलकालीन 2 बावड़ियां स्थित है। अब नेक्स्ट है शिवगिरी मंदिर। दतिया नगर में स्थित शिवगिरी मंदिर का निर्माण 1688 ईस्वी में दलपत राव ने कराया था। इस मंदिर का भव्य दरवाजा दुर्गनुमा है। इस मंदिर में मानव व पशुओं के आकर्षण चित्र बनाए गए हैं। यह दशनामी साधुओं का प्रसिद्ध स्थल है। अब नेक्स्ट है प्राणनाथ मंदिर। पन्ना में अवस्थित किलकिला नदी के समीप छत्रसाल ने स्वामी प्राणनाथ का मंदिर बनवाया था। इस मंदिर की महत्वपूर्ण विशेषता भव्य दरवाजा तथा मंदिर का शिखर है। अब तालाबों की बात करेंगे तो बुंदेलखंड के इतिहास में बुंदेला शासकों द्वारा तालाबों के क्षेत्र में विशेष कार्य किए गए।
अतः स्थापत्य में उनके द्वारा निर्मित तालाबों का विशेष स्थान है। चंदेल काल से प्रारंभ हुई तालाब निर्माण की प्रक्रिया को बुंदेला शासकों ने अनवरत रूप से जारी रखा। उन्होंने चंदेलकालीन तालाबों जीर्णोद्धार कराया, साथ ही महत्वपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्रों में मंदिरों, दुर्गों, महलों एवं नगरों में तालाबों का निर्माण कराया। बीरसिंह बुंदेला द्वारा दतिया में बीर सागर तालाब, करण सागर, राधा सागर, समंदर सागर तालाब, तालबेहट में अड़जार का ताल, बरुआ सागर तालाब आदि तालाबों का निर्माण कराया। अब ये कुछ स्मरणीय तथ्य दिए हुए हैं जो हम पूरा मटेरियल वहाँ पे पढ़ के आए हैं पूरे चैप्टर के अंतर्गत, वो यहाँ पे पूरा शॉर्ट में दिया गया है। जैसे चंदेल राज्य की स्थापना है तो यहाँ पे ये पूरा शॉर्ट में दिया गया है, पूरा चंदेल राजवंश शॉर्ट में दिया गया है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो भी यहाँ पे पीछे दिए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे चंदेल राज्य की स्थापना। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों की कन्नौज पर विजय त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतिम रूप में हुई थी। 9वीं शताब्दी के आसपास प्रतिहारों के सामंत चंदेलों ने इस सत्ता का अधिग्रहण धीरे धीरे कर लिया। 1831 ईस्वी में नन्नुक द्वारा चंदेल राजवंश की नींव रखी गई। अगर आप लोग से पूछा जाता है 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में कि चंदेल राज्य की स्थापना बताएं तो आप उसमें इतना मटेरियल लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय शक्ति और विजय शक्ति देखेंगे। ये जो चंदेल चैप्टर है, चंदेल राज्य वाला, ये हम पहले कवर कर चुके हैं। बुंदेलखंड रियासत का वीडियो फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट अपलोडेड है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बागपति के 2 पुत्र जय शक्ति एवं विजय शक्ति थे। जय शक्ति के नाम पर ही खजुराहो का प्राचीन नाम जीजाक भुक्ति पड़ा। नन्नुक के पश्चात के सभी परवर्ती अभिलेखों में चंदेल वंश का संस्थापक इन दोनों भाइयों को ही कहा गया। विजय शक्ति ने प्रतिहार शासक मेहरभोज की तरफ से राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के विरुद्ध दक्षिण भारत का अभियान किया। अब नेक्स्ट है हर्ष, जो कि 916 से 925 ईस्वी तक शासक रहा। चंदेल अभिलेखों में उसे चंदेल वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक कहा जाता है। चंदेल गुर्जर प्रतिहार संबंधों के अंतर्गत उसने श्री क्षितिपाल देव को सिंहासन पर बिठाया। चंदेल चाहमान संबंधों के अंतर्गत उसने चाहमान राजकुमारी कंचुका देवी से विवाह किया। अब नेक्स्ट है यशोवर्मा, जो कि 925 से 950 ईस्वी तक रहेगा। हर्ष का पुत्र यशोवर्मा चंदेल वंश का शासक बना। यशोवर्मा ने अपना प्रभाव हिमालय से लेकर मालवा तक तथा कश्मीर से लेकर बंगाल तक फैलाया। राष्ट्रकूटों से कालिंजर का प्रसिद्ध दुर्ग जीता। उसने समकालीन चेदी नरेश लक्ष्मण राज को पराजित भी किया। यशोवर्मा ने खजुराहो में प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। अब यहाँ पे है धंग, जो कि 950 से 1002 ईस्वी तक शासक रहेगा। धंग यशोवर्मा का पुत्र था। सर्वप्रथम धंग ने साम्राज्य विस्तार करते हुए ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण किया। चंदेलों की वास्तविक स्वाधीनता का जनक धंग को ही माना जाता है। खजुराहो के विश्वनाथ मंदिर अभिलेखों से उसे कौशल, कृत, सिंघल और कुंतल राज्य का विजेता बताया गया है। उसने यशोवर्मा द्वारा प्रारंभ किए गए लक्ष्मण मंदिर का निर्माण पूर्ण कराया तथा खजुराहो में शंभु विश्वनाथ मंदिर बनवाया। उसने जैन धर्म के प्रसार हेतु खजुराहो में जिन्नाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। अब नेक्स्ट है विद्याधर, जो कि 1003 से 1029 ईस्वी तक शासक रहेगा। महोबा के खंडित अभिलेख में उसकी कान्यकुब्ज विजय तथा मालवा के परमार शासक भोज को पराजित करने का उल्लेख प्राप्त होता है। विद्याधर के समकालीन करचुरी शासक गोंगई देव को पराजित किया। विद्याधर के समय में महमूद गजनबी ने कालिंजर पर 2 आक्रमण किए, जिसमें प्रथम 1019 ईस्वी में और दूसरा 1022 ईस्वी में हुआ। कीर्ति वर्मा 1060 से 1100 ईस्वी। इसने चंदेल करचुरी संघर्ष को नवजीवन दिया तथा डाहल नरेश लक्ष्मीकरण को पराजित कर अपने खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया। प्रबोध चंद्रोदय नाटक के अनुसार कीर्ति वर्मा को प्रलय काली काल, अग्नि और रुद्र के समान बताया गया है। कीर्ति वर्मा के शासनकाल में महोबा में कीरत सागर नामक सरोवर का निर्माण कराया गया। कालिंजर का बुड्ढा बुड्ढी तालाब का निर्माण भी कीर्ति वर्मा द्वारा कराया गया। टीकमगढ़ के जैन मंदिरों का निर्माण 1066 ईस्वी में कीर्ति वर्मा द्वारा कराया गया। अजयगढ़ की परमाल सरोवर के समीप कीर्तिजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया गया। बेतवा नदी के तट पर कीर्तिगिरी दुर्ग का निर्माण कराया गया। अब नेक्स्ट है मदन वर्मा, जो कि 1128 से 1165 ईस्वी तक शासक रहेंगे।
इसने मालवा पर आक्रमण कर परमार वंश के नर वर्मा, यशो वर्मा, जय वर्मा, लक्ष्मण वर्मा और मदन वर्मा को पराजित कर परमार राज्य पर अपना आधिपत्य जमाया। मदन वर्मा ने गुर्जर राज्य पर भी अधिकार किया, जिसका उल्लेख कालिंजर प्रस्तर अभिलेख में किया गया है। गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज से मालवा के क्षेत्र को लेकर मदन वर्मा का युद्ध हुआ। मदन वर्मा ने ललितपुर में मदनपुर नामक नगर, मदनखेरा नामक नगर महोबा के निकट तथा मदनेश सागरपुर नामक नगर बसाए। परमार्दी देव जो कि 1165 से 1203 ईस्वी तक रहेंगे। परमार्दी देव 1165 ईस्वी में चंदेल वंश का शासक बना। परमार्दी देव चंदेल के समय में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था। पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी में चंदेल राज्य पर आक्रमण किया। 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजा पर आक्रमण कर कालिंजा दुर्ग को विजित कर लिया। अब नेक्स्ट है 64 योगिनी मंदिर। खजुराहो का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जिसके अब ध्वंस अवशेष रह गए हैं। मंदिर की 4 दीवारी में मूर्तियों को रखने हेतु 64 छोटी कोठरियां बनी है। मंदिर की लंबाई 104 फीट तथा चौड़ाई 59 फीट है। इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग चंदेल द्वारा कराया गया था। खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है। इसकी ऊंचाई 31 मीटर है तथा क्षेत्रफल 6 वर्ग किलोमीटर है। इस मंदिर का निर्माण 13 फीट ऊंचे चबूतरे पर कराया गया है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थित है, जो संगमरमर का बना है। बुंदेला राज्य का उद्भव। प्राचीन काल में बुंदेला ठाकुरों का उद्भव अयोध्या के राजा रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र लव से माना जाता है। 8वीं सदी में कर्णराज नाम से काशी के राजा ने गृह निवारण हेतु यज्ञ का आयोजन कराया। उसके वंशज गृह निवार कहलाए, जो कालांतर में गहरवार कहलाए। इसी गहरवार वंश के पंचम बुंदेला के पुत्र वीर बुंदेला ने मऊ मोहनी क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया। अब ओरछा की स्थापना देखेंगे हम। अर्जुन पाल बुंदेला के 3 पुत्र वीरपाल, सोहनपाल तथा दयापाल थे। अर्जुन पाल द्वारा ज्येष्ठ पुत्र वीरपाल को मऊ महोनी क्षेत्र का शासक बनाया गया। वीरपाल द्वारा अपने दोनों भाई सोहनपाल और दयापाल को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। पबाया तथा शाहबाद के शासकों के साथ मिलकर सोहनपाल द्वारा खंगार शासक हुरमत सिंह को मार दिया गया। इसी भूभाग पर सोहनपाल द्वारा नए राज्य की स्थापना की गई। बुंदेले, परमार तथा धुंधेर ठाकुरों का यह गठजोड़ इतिहास में 3 कुरी के ठाकुरों के नाम से प्रसिद्ध है। सोहनपाल की राजधानी गढ़खुंडार रही। अब नेक्स्ट है रुद्र प्रताप बुंदेला, जो कि 1501 से 1531 ईस्वी तक शासक रहेंगे। रुद्र प्रताप बुंदेला द्वारा बुंदेलों की नवीन राजधानी ओरछा की नींव 3 अप्रैल 1531 ईस्वी को रखी गई, जो इतिहास में ओरछा राजवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रुद्र प्रताप ने राज्य विस्तार करते हुए कालिंजर से कालपी तक के क्षेत्र को विजित किया। रुद्र प्रताप बुंदेला का शासनकाल तत्कालीन लोधी वंश के पतन का काल एवं मुगलों के उद्भव का काल था। अब भारती चंद्र 1531 से 1554 ईस्वी तक। रुद्र प्रताप के पश्चात भारती चंद्र बुंदेला भारती चंद्र ओरछा का अगला शासक बना। भारती चंद्र द्वारा ही ओरछा को बुंदेलखंड की पूर्ण रूप में राजधानी बनने का गौरव प्राप्त हुआ। दिल्ली की गद्दी को लेकर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच संघर्ष का फायदा उठाकर भारती चंद्र ने बुंदेलखंड के समस्त भूभाग पर आधिपत्य जमा लिया। शेरशाह सूरी के कालिंजर आक्रमण के समय भारती चंद्र ने शासक कीरत सिंह चंदेल की सहायता हेतु भाई मधुकर शाह और कीरत सिंह को भेजा। मधुकर शाह देखेंगे। अब मधुकर शाह 1554 ईस्वी से 1592 ईस्वी तक। भारती चंद्र का भाई मधुकर शाह बुंदेला 1554 ईस्वी से ओरछा की गद्दी पर बैठा। मधुकर शाह ने ओरछा राज्य के विस्तार हेतु सिरौंज, ग्वालियर, नरवर आदि पर आक्रमण किया। अकबर ने मधुकर शाह के विरुद्ध गढ़ा के सूबेदार सादिक खां तथा ग्वालियर के फौजदार आस्करन कशवाहा को भेजा। मधुकर शाह ने बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्रों पर 1574, 1588, 1591 में आक्रमण किए। अब नेक्स्ट है बीरसिंह बुंदेला। बीरसिंह बुंदेला जो कि 1605 से 1627 ईस्वी तक शासक रहा। बीरसिंह बुंदेला दतिया जिले में स्थित छोटी बड़ौनी का जागीरदार था। 1592 ईस्वी में बड़ौनी का जागीरदार बनते ही बीरसिंह देव ने ग्वालियर, नरवर, पबाया तथा करहरा आदि क्षेत्रों पर आक्रमण कर मुगल क्षेत्रों में लूटपाट की तथा मुगल थानों पर कब्जा कर लिया। सलीम के आदेश पर बीरसिंह देव ने दक्षिण से आगरा की ओर जाते समय अकबर के विशिष्ट मंत्री अबुल फजल की हत्या नरवर आंतरी के बीच सराय बरार नामक स्थान
पर 9 अगस्त 1602 ईस्वी को कर दी। जहांगीर ने ओरछा की गद्दी तथा संपूर्ण बुंदेलखंड वीर सिंह बुंदेला को सौंप दिया। इन्होंने बुंदेली स्थापत्य शैली को जन्म दिया, जो मुगल तथा राजपूत शैली का सम्मिश्रण थी। इन्होंने शिवपुरी में स्थित करेरा किले, शिवपुरी के किले इन्होंने करेरा के किले, झांसी के किले, सागर में स्थित धामोनी के किले, ओरछा स्थित जहांगीर महल का निर्माण कराया। अब नेक्स्ट है जुझार सिंह, जो कि 1627 ईस्वी से 1635 ईस्वी तक शासन करेंगे। जुझार सिंह बुंदेला 1627 ईस्वी में ओरछा की गद्दी पर बैठा। इसने गोंडवाना पर आक्रमण कर वहां के शासक प्रेम नारायण को मार दिया। इस कृत्य से क्रोधित होकर शाहजहां ने औरंगजेब को ओरछा पर आक्रमण की आज्ञा दी। अब उदोत सिंह बुंदेला, जो कि 1689 से 1736 ईस्वी तक शासक रहे। राजा उदोत सिंह ने 1708 ईस्वी में मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ द्वारा बुंदेलखंड पर आक्रमण को विफल किया। उदोत सिंह ने चंदेरी एवं दतिया रियासत के उत्तराधिकारी विवाद का निराकरण किया। अब विक्रमाजीत, जो कि 1776 से 1817 ईस्वी तक शासक रहेंगे। इन्होंने 1783 ईस्वी में राजधानी ओरछा के स्थान पर टेहरी संधि हुई। बारचंदेरी की बुंदेला रियासत, तो बारचंदेरी राज्य की स्थापना। ओरछा के शासक मधुकर शाह के ज्येष्ठ पुत्र रामशाह बुंदेला को ओरछा की गद्दी से आपदस्थ कर जहांगीर ने चंदेरी का शासक बनाया था। रामशाह के पौत्र भारत शाह को स्वतंत्र बारचंदेरी राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है। भारत शाह बुंदेला, जो कि 1612 से 1634 ईस्वी तक शासक रहेगा। रामशाह बुंदेला के पौत्र भारत शाह को 1612 ईस्वी में बारचंदेरी की गद्दी प्राप्त हुई। मुगल बादशाह द्वारा इसे इटावा का फौजदार घोषित किया गया। भरत शाह ने चंदेरी के सूबेदार गोदा राय को पराजित कर राजधानी चंदेरी स्थानांतरित की। मुगल संरक्षण में राज्य का विस्तार करते हुए उसने दुदाही, हर्षपुर, गोलकोट तथा भानगढ़ के 4 परगने जीते। अब दुर्जन सिंह बुंदेला 1687 से 1736 ईस्वी तक शासक रहेगा। दुर्ग सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र दुर्जन सिंह बुंदेला 1687 ईस्वी में चंदेरी की गद्दी पर बैठा। चंदेरी के शासक दुर्जन सिंह ने दतिया के रामचंद्र बुंदेला और ओरछा के उदय सिंह के साथ मधुर संबंध स्थापित किए। दुर्जन सिंह ने सवाई राजा जयसिंह के साथ मित्रवत संबंध स्थापित किए। दुर्जन सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान जयपुर के राजा जयसिंह की सलाह पर मोहम्मद खां बंगस के खिलाफ छत्रसाल की सहायता की। अब मोर प्रहलाद हैं, जो 1802 से 1842 ईस्वी तक रहेंगे। 1802 में चंदेरी के शासक रामचंद्र की मृत्यु के पश्चात उनके दूसरे बेटे मोर प्रहलाद को चंदेरी की सत्ता प्राप्त हुई। इनके शासनकाल में सन 1810 ईस्वी में सिंधिया के फ्रेंच कमांडर जीन बैप्टिस्ट ने चंदेरी पर आक्रमण कर उसके 2/3 भूभाग पर अधिकार कर लिया। मोर प्रहलाद ने भागकर झांसी में शरण ली। मोर प्रहलाद ने झांसी से लौटकर कैलगोवा को अपनी राजधानी बनाई। 1830 ईस्वी में मोर प्रहलाद को उसके कुछ क्षेत्र कंपनी के हस्तक्षेप से प्राप्त हुए। फिर उसने अपनी राजधानी बानपुर को बनाया। अब है पन्ना राज्य। चंपत राय बुंदेला, जो कि 1626 ईस्वी से 1661 ईस्वी तक शासक रहेंगे। ओरछा राज्य की महेवा जागीर के जागीरदार चंपत राय बुंदेला ने अपनी विजय यात्रा 1626 ईस्वी में प्रारंभ की। चंपत राय ने 1636 से 1641 ईस्वी के मध्य ओरछा राज्य पर अधिकार किया। 1661 ईस्वी में चंपत राय की मृत्यु हो गई। ये जो हम छोटे उसमें पढ़ रहे हैं छोटे रूप में, तो इससे आप लोग का बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा और आप लोग को आइडिया लगेगा कि आप लोग को मीन्स में कैसा लिखना है। छत्रसाल बुंदेला 16 वर्ष की आयु में छत्रसाल ने दक्षिण के मुगल अभियान में सेना नायक मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में युद्ध किया। छत्रसाल ने गौड़ आदिवासी क्षेत्र में स्थित डंगाई राज्य पन्ना की स्थापना 1675 ईस्वी में की तथा पन्ना को अपनी राजधानी बनाया। उसने 1677 ईस्वी में मालवा सूबे के रायसेन तथा राठ, महोबा, ग्वालियर, धामोनी, सागर, दमोह आदि पर आक्रमण कर उन्हें विजित किया और एक सशक्त पन्ना राज्य की स्थापना की। 1679 ईस्वी में छत्रसाल के राज्य की सीमाएं उत्तर में कालपी, दक्षिण में सागर, सिरोंज तथा पश्चिम में
ओरछा दतिया राज्य तक थी। दक्षिण में मुगल अभियान से भागकर मराठा छत्रपति शिवाजी से सलाह मशविरा करने हेतु 1667 ईस्वी में वे शिवाजी से मिले। अब नेक्स्ट है हृदय शाह, जो कि 1732 से 1739 ईस्वी तक शासक रहे। 1732 ईस्वी में मृत्यु से पूर्व छत्रसाल ने अपने पुत्र हृदय शाह को पन्ना राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। उसने पन्ना के पूर्व में स्थित रीवा राज्य पर आक्रमण कर रीवा राज्य पर अधिकार किया। रीवा में एक भव्य फाटक का निर्माण कराया, जो कि बुंदेली दरवाजे के नाम से जाना गया। अब दतिया रियासत देखेंगे। दतिया रियासत बीर सिंह बुंदेला ने अक्टूबर 1626 ईस्वी में अपने छठे पुत्र भगवान दास बुंदेला को बड़ौनी दतिया की जागीर प्रदान की थी। दतिया के शासकों को राव उपनाम से संबोधित किया जाता था। इस वंश में भगवान राव बुंदेला, शुभकरण बुंदेला, दलपत राव बुंदेला, रामचंद्र बुंदेला मुख्य शासक हुए। दलपत राव बुंदेला जो कि 1678 से 1707 ईस्वी तक रहेंगे। अब तो शुभकरण बुंदेला के पश्चात दतिया राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक दलपत राव 1678 ईस्वी में दतिया का शासक बना। उसका मूल नाम प्रताप सिंह था तथा दलपत राव उसकी उपाधि थी। दलपत राव ने दतिया में एक विशाल दुर्ग का निर्माण कराया, जिसका नाम प्रतापगढ़ दुर्ग रखा। दतिया का नाम बदलकर उसने दलीप नगर कर दिया। 1665 ईस्वी से 1705 ईस्वी के मध्य उसने मुगलों के अधीन रहकर मराठों के विरुद्ध हराबल दस्ते का नेतृत्व किया। धौलपुर के समीप जाजऊ के रण क्षेत्र में 20 जून 1707 ईस्वी को वे वीर गति को प्राप्त हुए। अब बुंदेलखंड की अन्य रियासतें देखेंगे तो छतरपुर राज्य सबसे पहले। पन्ना वंश के विद्रोही सरनेत सिंह के कामदार सोनेजू पवार ने बुंदेलखंड के बिजावर, पन्ना एवं चरखारी के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर छतरपुर को 1795 ईस्वी में राजधानी बनाया था। सोनेजू पवार ने भी बुंदेलखंड में अन्य शासकों की भांति बुंदेलखंड के अंग्रेज प्रतिनिधि जॉन बैली से 4 अप्रैल 1806 ईस्वी को संधि की। सोनेजू पवार के ज्येष्ठ पुत्र ने 4 मई 1816 ईस्वी को छतरपुर राज्य की गद्दी संभाली तथा 15 मई 1816 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर छतरपुर राज्य की सनद प्राप्त की। अब नेक्स्ट है जैतपुर राज्य। छत्रसाल ने जैतपुर राज्य अपने दूसरे पुत्र जगत राज को सौंपा था, जिसमें जैतपुर की गद्दी कीरत सिंह को मिली। 1765 ईस्वी में पहाड़ सिंह की मृत्यु के पश्चात गजराज सिंह जैतपुर की गद्दी पर बैठे। गजराज सिंह के पश्चात उसके पुत्र केसरी सिंह जैतपुर के राजा बने, जिन्हें हिम्मत बहादुर और अली बहादुर के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अंततः जैतपुर नरेश केसरी सिंह ने मराठों एवं हिम्मत बहादुर तथा अली बहादुर के आतंक से अपने राज्य की मुक्ति हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 13 सितंबर 1812 ईस्वी को संधि की। अब नेक्स्ट है राजा परीक्षित। 1813 ईस्वी में ही केसरी सिंह के स्वर्गवास के पश्चात परीक्षित जैतपुर के उत्तराधिकारी बने। राजा परीक्षित को बुंदेलखंड में मुख्य स्वतंत्रता सेनानी एवं 1842 ईस्वी में हुए बुंदेला विद्रोह के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। राजा परीक्षित ने ही बुढ़वा मंगल योजना एवं बुंदेला विद्रोह की नींव रखी। बुंदेला विद्रोह के पश्चात राजा परीक्षित ने अंग्रेजों के समक्ष 14 अक्टूबर 1844 ईस्वी को समर्पण कर दिया। परीक्षित की विधवा रानी रजो ने 1857 की क्रांति में झिंझन के जागीरदार दीवान देशपत बुंदेला के साथ मिलकर 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब नेक्स्ट है शाहगढ़ रियासत। शाहगढ़ रियासत का उद्भव छत्रसाल के समय राज्य विभाजन से हुआ, जिसमें छत्रसाल ने शाहगढ़ रियासत अपने पुत्र हृदय शाह को दी थी। हृदय शाह की मृत्यु के पश्चात सागर के मराठा सूबेदार गोविंद बल्लाल खैर के दबाव में शाहगढ़ का उत्तराधिकारी उसके भाई पृथ्वीराज को बनाया गया। पृथ्वीराज के पश्चात उसके पुत्र हरि सिंह 1772 से 1785 ईस्वी तक शाहगढ़ के राजा रहे, जिन्होंने गढ़ाकोटा को अपनी राजधानी बनाया। अब नेक्स्ट है बखतबली। अर्जुन सिंह के निसंतान होने के कारण उन्होंने अपने भाई तखत सिंह के पुत्र बखतबली को गोद लिया व बखतबली सागर राज्य के शासक बने। 1842 ईस्वी में बुंदेला विद्रोह का प्रारंभ भी इनके समय में हुआ। बखतबली ने बुंदेला विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करते हुए 22 दिसंबर 1842 को हीरापुर के हृदय शाह को सपरिवार पकड़कर कर्नल श्रीमैन को सौंप दिया, परंतु अंग्रेजों द्वारा गढ़ाकोटा बखतबली को न सौंपे जाने से वह क्रोधित होकर विद्रोही बन गया। सन 1857 की क्रांति में बानपुर के राजा मर्दन सिंह के साथ मिलकर रानी लक्ष्मीबाई से संधि की तथा एक शक्तिशाली त्रिगुट
की स्थापना की। 1857 की क्रांति के दौरान बखतबली के सेनापति बोधन दहुआ ने गढ़ा कोटा पर आक्रमण किया, परंतु 11 फरवरी 1858 को जनरल ह्यूरोज ने इस पर पुनः आधिपत्य कायम किया। कड़ी संघर्ष के पश्चात 6 जुलाई 1858 ईस्वी को बखतबली ने अंग्रेजों के समक्ष समर्पण कर दिया तथा शाहगढ़ राज्य कंपनी राज्य में विलय कर लिया गया। अब राय प्रवीण महल की बात करेंगे तो जहांगीर महल के उत्तर में 2 मंजिला राय प्रवीण महल स्थित है, जो इंद्रमणि बुंदेला द्वारा अपने प्रेयसी राय प्रवीण के लिए बनवाया गया था। इतिहासकारों ने राय प्रवीण को ओरछा कोकिला की उपाधि दी है। इस महल के अंदर ओरछा की प्रसिद्ध नर्तकी, कवित्री तथा कलाकार राय प्रवीण का आकर्षण चित्र है। तालबेट दुर्ग झांसी ललितपुर मार्ग पर अवस्थित इस दुर्ग का निर्माण चंदेरी के शासक भारत शाह ने कराया था। इस दुर्ग में नरसिंह मंदिर है, जिसकी चित्रकला ओरछा चित्रकला की अनुकृति लगती है। अब नेक्स्ट है सतकंडा महल। दतिया में अवस्थित स्वास्तिक आकार का सतकंडा महल है, जिसका निर्माण वीर सिंह बुंदेला द्वारा शाहजहां के आगमन पर 1635 ईस्वी में कराया गया था। इस महल की चित्रकला उत्कृष्ट है, जिसमें ड्रैगन हाथी की कृतियां लाल पत्थरों पर उकीरी गई हैं। परसी ब्राउन द्वारा इस महल को बुंदेलखंड का श्रेष्ठतम स्थापत्य कहा गया है। अब नेक्स्ट है हरदौल। जुझार सिंह बुंदेला का भाई था। जुझार सिंह द्वारा विष देकर हत्या की गई थी। बुंदेलखंड के ग्राम देवता के रूप में पूजनीय है। अब बघाट का युद्ध देखें तो बघाट के जागीरदार सह गंधर्व सह एवं ओरछा के शासक विक्रमजीत के मध्य हुआ था। 4 मई 1816 को अंग्रेजों की मध्यस्थता से युद्ध प्रारंभ हुआ। बिल्हार का युद्ध सन 1800 ईस्वी में मराठा सरदार अंबाजी इंगले तथा दतिया के शासक शत्रुजीत बुंदेला के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध का कारण मराठा सरदार अंबाजी इंगले द्वारा इंद्रगढ़ पर आक्रमण था। इस युद्ध में दतिया के शासक शत्रुजीत बुंदेला पराजित हुए। अब ये कुछ संभावित प्रश्न है जिनकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, पूरी बुंदेलखंड रियासत हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो जो हमने पढ़ा है उनसे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको लिखने की प्रैक्टिस करें। और यहाँ पे ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, जो कि 2 नंबर में आ सकते हैं, और ये लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपको 7 मार्क्स में आ सकते हैं, और ये यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।